हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में देखेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे को कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है 12 फरवरी को। 12 फरवरी को भारत ने राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे को मनाया है। ये क्यों मनाया गया है? तो ये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय नियोजन, कौशल, ऊर्जा, बुद्धिमत्ता, संसाधन को अवसर प्रदान करता है। कब मनाया गया है? 12 फरवरी को। क्या? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे यानी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो ये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन, समय, कौशल, ऊर्जा, बुद्धिमत्ता, संसाधन का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का आयोजन कौन करता है? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का आयोजन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा किया जाता है यानी एनपीसी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है भारत में सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और उसको बढ़ावा देना। यानी भारत में सभी क्षेत्र यानी हर क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता को जागरूकता को बढ़ावा देना, ये उसका उद्देश्य है। किसका? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का। कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी नेशनल काउंसिल प्रोडक्टिविटी के द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी से 18 फरवरी तक मनाया गया है 2022 में। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस सप्ताह के रूप में मनाया गया। कब तक? 12 से 18 फरवरी। और इस सप्ताह को अलग अलग उद्देश्यों के साथ मनाया गया है। अब इस साल ये अलग अलग एक हफ्ते में अलग अलग उद्देश्यों के लिए मनाया गया है। पहला है, उत्पादकता उपकरणों के प्रोत्साहित करने की अवधारणा की ध्यान करना, मतलब उत्पादकता उपकरण जो है उनको प्रोत्साहित करने की अवधारणा को अपने तरफ आकर्षित करना। और दूसरा है, समकालीन प्रासंगिक विषयों के साथ साथ तकनीकों को भी बढ़ावा देना। तीसरा है, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता, गुणवत्ता और दक्षता को प्रचार करना। ऐसे ही कई उद्देश्यों के साथ ये मनाया गया है। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। तो इस साल की थीम क्या थी? इस साल की थीम थी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। इस साल की थीम क्या थी? सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। यह सप्ताह मनाया गया है। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है कब संगठन, मतलब इसका गठन कब हुआ था? तो एनपीसी की गठन 1958 में हुआ था। ये इसका कौन गठन करता है, किसके तहत काम करता है? ये तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। ये किसके तहत काम करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस एनपीसी के गठन का जश्न मनाता है। कौन मनाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस? तो कौन मनाता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। यह भारत की उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। किसके लिए समर्पित है? भारत की उत्पादकता और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी एनपीसी को 1860 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 22 के तहत पंजीकृत किया गया है। इसकी यह टोक्यो स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन का एक हिस्सा है। क्या है? एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत ने किरीबाती को कोविड सहायता भेजी है। भारत ने किस देश को अभी कोविड सहायता भेजी है? तो किरीबाती को सहायता भेजी है। तो क्या है? आइए की पॉइंट देखते हैं। 13 फरवरी 2022 को भारत ने किरीबाती को चिकित्सा आपूर्ति की और पहले कोविड-19 के पहले प्रकोप से निपटने के लिए मदद मांगा था, जिसके लिए उसने भारत ने मदद की है। इसकी की है? किरीबाती की, 13 फरवरी को। विदेश मंत्रालय के अनुसार पहली खेप में आपातकालीन कोविड की दवा, पल्स ऑक्सीमीटर और व्यक्तिगत सुरक्षा यानी पीपी किट शामिल थे। मतलब इस चिकित्सा में
क्या क्या दिया गया था? कोविड-19 की दवा जो थी, पल्स ऑक्सीमीटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपी किट भी शामिल थे। किरीबाती को चिकित्सा आपूर्ति प्रशांत क्षेत्र में शीघ्र प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता प्रदान करने के लिए भारत अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि किया है। किसको भेजा गया है? किरीबाती को। और किरीबाती द्वीप तक पहुंचने में लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद कम समय में भारत से चिकित्सा आपूर्ति भेजी गई। यानी किरीबाती द्वीप एक द्वीप है जहां पर इसको कम समय में भेजा गया। क्या भेजा गया? चिकित्सा आपूर्ति का। भारत और किरीबाती ने 1985 में अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। भारत और किरीबाती का संबंध कब स्थापित हुआ था? तो 1985 से किरीबाती से संबंध है भारत का। किरीबाती का नई दिल्ली में एक मानव वाणिज्य दूतावास भी है। यानी किरीबाती का नई दिल्ली में एक मानव वाणिज्य दूतावास भी है। और किरीबाती क्या है? तो किरीबाती एक मध्य प्रशांत महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र है। यानी किरीबाती क्या है? एक मध्य प्रशांत महासागर में एक स्वतंत्र राष्ट्र द्वीप है। और यहीं पे एक 32 एंटोला और बनबा नामक एक ऊठा मुगा हुआ द्वीप भी शामिल है। कहाँ पे? किरीबाती में। अगला है हिप्पोक्रेटिक शपथ क्या होता है? तो हिप्पोक्रेटिक शपथ क्या होता है, आइए जानते हैं। हिप्पोक्रेटिक शपथ एक नए मेडिकल स्नातकों के लिए नैतिक संहिता है। यानी हिप्पोक्रेटिक नए मेडिकल स्नातक यानी ग्रेजुएट के लिए एक नैतिक संहिता है। ऐसा माना जाता है कि इसे प्राचीन यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटिक ने लिखा था और इस शपथ को वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन WMA द्वारा संशोधित किया गया था। किसने संशोधित किया था? WMA यानी वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन। और किसके द्वारा लिखा गया था? ये प्राचीन यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटिक के लिए। और इसे 1948 में जिनेवा की घोषणा के रूप में प्रचारित किया गया था। और यह चिकित्सकों के पेशेवर कर्तव्यों को रूपरेखा तैयार करती है। यानी डॉक्टरों की कर्तव्यों के यानी उनके कामों को रूपरेखा तैयार करती है और वैश्विक चिकित्सा पेशे के नैतिक सिद्धांतों की पुष्टि करता है। वहीं WMA मुक्त पेशेवर चिकित्सा संघों का एक स्वतंत्र और राष्ट्रीय परिसंघ है। WMA क्या है? मुक्त पेशेवर चिकित्सा संघों का एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ है। यह दुनिया भर के चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? WMA। तो WMA का फुल फॉर्म क्या है? WMA का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन। और यह औपचारिक रूप से 18 सितंबर 1947 को स्थापित किया गया था। तो WMA कब स्थापित किया गया था? 18 सितंबर 1947 को। अगला है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर फिर से जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गए। कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? जर्मनी के। कौन चुना गया है? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। इनके की पॉइंट हैं। हाल ही में 13 फरवरी को एक विशेष संसदीय सभा ने जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर को 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। यानी दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इनका कौन कौन समर्थन किया है? तो इनका अधिकांश मौके धारक राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद के लिए स्टीनमियर का समर्थन किया गया था। संसद के निचले सदन के सदस्यों और जर्मनी के 16 राज्यों के प्रतिनिधित्व एक महासभा ने इनको बहुमत से चुना है और ये 2017 में राष्ट्रपति बने। जर्मनी के राष्ट्रपति का कार्यकाल मतलब इनका जो जर्मनी का राष्ट्रपति होता है इनका कार्य बहुत शक्ति कम होती है। यानी कार्य शक्ति बहुत कम होती है। और जर्मनी के राष्ट्रपति लगातार 2 बार 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने जा सकते हैं। यानी 2 बार 5-5 साल के लिए चुने जा सकते हैं। और 1949 के संविधान के अनुसार जर्मनी में सरकार की संसदीय प्रणाली है। यानी 1949 के संविधान के अनुसार जर्मनी में एक सरकार की संसदीय प्रणाली है जहां चांसलर सरकार का मुखिया माना जाता है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला योजना को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला की योजना को मंजूरी दे दी है। तो इसका की पॉइंट देखते हैं। केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन के लिए मंजूरी दे दी है।
यानी स्कीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स को मंजूरी दे दी है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुधार की एक योजना है। यानी क्या है ये? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुधार की एक योजना है। क्या है? स्कीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स। यह कितने साल तक रहेगा? ये 5 साल तक जारी रहेगा। इस योजना के लिए कुल 26,275 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय समर्पित किया गया है। इस कितनी लागत लगी है? 26,275 करोड़। इस योजना के तहत कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीक को अपनाने और राज्यों और केंद्र प्रदेशों को नशीले पदार्थों के नियंत्रण में सहायता करने का प्रावधान किया गया। किसके लिए? कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीकों को अपनाने और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नशीले पदार्थों से मुक्त कराने के लिए, यानी उसका नियंत्रण करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में एक मजबूत फॉरेंसिक सेटअप विकसित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना। यानी इसका उद्देश्य क्या है? किसका? स्कीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स का उद्देश्य है भारत में एक मजबूत फॉरेंसिक सेटअप स्थापित करना और इसके साथ साथ आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार 4,846 करोड़ रुपए देगी। केंद्र सरकार कितने रुपए देगी? 4,846 करोड़ रुपए। अगला है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया तो इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। तो डेमोक्रेसी सूचकांक में भारत ने 46वें स्थान पर रहा है। यानी भारत का स्थान कितना है? 46वें स्थान पर। भारत का ओवरऑल स्कोर कितना रहा है? 6.91 रहा है। वहीं चीन 148वें स्थान पर, म्यांमार 166, नेपाल 110, पाकिस्तान 104, भूटान 81, बांग्लादेश 75 और श्रीलंका 67वें स्थान पर रहा है। कहाँ पे? डेमोक्रेसी इंडेक्स में। भारत कितने स्थान पर? 46वें स्थान पर है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने किसके द्वारा निकलता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया है। किसने जारी किया है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। इस रिपोर्ट में 165 देशों में लोकतंत्र की स्थिति का वर्णन किया गया। यानी इसमें कितने देशों का वर्णन किया गया? 165 देशों का। यह इस पे तैयार किया जाता है। ये तो 5 मापदंड होते हैं जिसके आधार पर तैयार किया जाता है। वे सरकार के कामकाज होते हैं, चुनावी प्रक्रिया होती है, बहुलवाद होता है, राजनीतिक भागीदारी होती है, नागरिक स्वतंत्रता होती है, राजनीतिक संस्कृति होती है। यानी इन आधार पे इसकी इंडेक्स जारी किया जाता है। ये मतलब ये जो मापदंड होते हैं इनके ऊपर आधारित होते हैं। इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है। यानी नॉर्वे सबसे फर्स्ट स्थान पर है। नॉर्वे 9.75 का स्कोर हासिल किया है। नॉर्वे के बाद न्यूजीलैंड है दूसरे स्थान पर, उसके स्थान फिनलैंड है, स्वीडन है और आइसलैंड है तीसरे, चौथे, 5वें स्थान। यानी और अफगानिस्तान 0.32 के साथ सबसे कम स्कोर के साथ। तब सबसे कम कौन है? अफगानिस्तान। सबसे पहले कौन है? नॉर्वे है। फिर कौन है? न्यूजीलैंड, फिर फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड और इससे पहले उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान पर था। यानी इससे पहले जो निकला था रिपोर्ट इंडेक्स उससे में उत्तर कोरिया सबसे निचले स्थान पर था और इस बार कौन है? अफगानिस्तान है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 46वां स्थान। अगला है इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया है? PSLV C-52 मिशन को लॉन्च किया है। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2022 के अपने पहले मिशन को 14 फरवरी को लॉन्च किया था। अभी हाल ही में इसरो ने अपना पहला मिशन 2022 को लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 14 फरवरी को। और 14 फरवरी को कब लॉन्च किया था? सुबह 5:59 पर। प्रक्षेपण यानी PSLV क्या है? एक स्पेसशिप है। PSLV एक स्पेसशिप C-52 नाम इसका है, जिसको 14 फरवरी को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है, जहाँ से इसको लॉन्च किया गया था।
इसको लॉन्च क्यों किया गया है? तो ये पृथ्वी अवकलन उपग्रह को ले जाएगा। PSLV 652 का वजन कितना है? 1710 किलोग्राम का है। यह EOS 04 के चारों ओर 559 किलोमीटर की सूर्य ध्रुवी कक्षा में परिक्रमा करेगा। किसकी परिक्रमा करेगा? सूर्य की कक्षा में परिक्रमा करेगा। तो किसने इसको लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। और इसका क्या है? तो इसरो ने अपना पहला मिशन 2022 का कब लॉन्च किया? 14 फरवरी को। और तो यह मिशन जो है 2 छोटे उपग्रहों के सहयात्रियों के रूप में ले गया है, यानी 2 उपग्रह गए हैं। पहला है छात्र उपग्रह पहला। यह उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ISST द्वारा कोलोराडो विश्वविद्यालय यानी बोल्डर की वायुमंडलीय और अंतरिक्ष भौतिकी की प्रयोगशाला के लिए विकसित किया गया। किसके लिए विकसित किया गया? वायुमंडलीय और अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला के लिए। दूसरा है प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह। इस उपग्रह को इसरो द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? इसरो के द्वारा। यह भारत और भूटान संयुक्त उपग्रह का अग्रदूत है, यानी यह भारत और भूटान का अग्रदूत है। और यह कितने दिनों के लिए ऑपरेशन रहेगा? यह ऑपरेशन केवल 6 महीने के लिए रहेगा। इस उपग्रह पर थर्मल इमेजिंग कैमरा भी शामिल किया गया है, यानी इस उपग्रह के लिए जो भेजा गया है इसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा भी शामिल किया गया। यह कैमरा क्या करेगा? यह कैमरा पानी की सतह का तापमान यानी पानी की सतह का टेम्परेचर, भूमि का और वनस्पति के परिसीमन के अवकलन का मदद करेगा। यानी पानी की सतह का टेम्परेचर, भूमि के यानी जमीन उसके शपथ और वनस्पति के परिसीमन के अवकलन का मदद करेगा। इसके लिए ये थर्मल इमेजिंग कैमरा लगाया गया है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।